नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को अल्प प्रवास पर जोधपुर आए। गहलोत ने राज्य सरकार को बताया पर्ची वाली सरकार। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम। अशोक गहलोत ने कार्यक्रम में की शिरकत। शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने किया कबीर आश्रम का लोकार्पण। मंत्री दिलावर का हुआ भव्य स्वागत। उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने के विरोध में आरएस अधिकारियों व कर्मचारियों ने की पेन डाउन हड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को जोधपुर दौरे पर आए। इस दौरान विभिन्न सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर वापस जोधपुर से रवाना हुए। जोधपुर से रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नरेश मीणा वाले घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि भाजपा सरकार का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो गया है। एसडीएम स्तर के अधिकारी को थप्पड़ मारने की नौबत क्यों आई और ऐसी स्थिति क्यों बनी, यह पूरी तरह से सरकार की विफलता है। सरकार गुड गवर्नेंस देने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष में हैं और यदि विपक्ष किसी बात की आलोचना करता है तो उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। यदि हमारे आरोप सही नहीं है तो उसका खंडन करे और यदि सही है तो उसमें सुधार करे। लेकिन भाजपा कभी भी विपक्ष की भावनाओं की कदर नहीं करती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार फिलहाल कोई भी फैसला नहीं ले पा रही है। ना तो नए जिलों को खत्म किया गया, ना नगर निगम का एकीकरण किया गया। पिछली सरकार के 6 महीने के कार्यकाल के लिए रिव्यू कमेटी गठित कर दी गई, लेकिन उस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार हमारे समय में चालू की गई योजनाओं और कार्यों को रोकने का काम कर रही है। तो कांग्रेस में आ चुके थे तो किसकी चेहरे खड़े हुए हैं, ये बात भी मैं समझता हूँ कि सोचने की है। बीजेपी ने खड़ा किया चुनाव जीतने के लिए, क्या किया इसकी जानकारी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले रही है कि इस नौबत क्यों आई। फिर जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए, सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए। शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। इकबाल ही खत्म हो गया। आप जो घटना घटित हुई है कल, वो मामूली घटना नहीं थी। एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों और इतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की? तो कहाँ सरकार का इकबाल है? हम बार बार सरकार को कहते हैं आप गुड गवर्नेंस दो, पूरी प्रदेश की जनता का भला हो। हम आलोचना भी करते हैं तो उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और अगर बातों में दम नहीं है, हमारी बातों में, आप खंडन करो। दम है तो सुधार करो, जनता का भला हो। यही तो डेमोक्रेसी में होता है। पर बीजेपी के तो जैन में, उनकी फितरत में है ही नहीं कभी कि आप विपक्ष की भावनाओं का आदर करो, बात सुनो, आलोचना को सहन करने की शक्ति रहे आप में। ये तो है ही नहीं उनके अंदर। साल भर हो जाएगा अगले महीने, 1 साल तो हो गया ना। जेलें खत्म कर पाए, ना नगर निगम वापस कर पाए हैं, और भी कई बातें इन्होंने बोली है। तो आप देखिएगा कि फैसले क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जो करना फैसला तो करो। वो 6 महीने के रिव्यू मीटिंग के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। पूरा देश हमारे वक्त में 6 महीने के जो फैसले हुए थे, आप उनमें डाउट है मान लीजिए, आप फैसला कीजिए उसके ऊपर। 6 महीने की कमेटी बना दी इन्होंने रिव्यू करने की, फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हमने गलतियां करी है, आप सुधार कर लीजिए, आप कुछ भी फैसला कीजिए। फैसला कर नहीं रहे हैं और बार बार पिछली गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। ये मैं पूछना चाहूंगा, कब तक लगाओगे? कब तक लगाओगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना? अब तो आप बताओ, आपने 1 साल में क्या काम किए हैं? अब वक्त आ गया, जनता पूछेगी आपसे, मीडिया वाले पूछेंगे कि छोड़िए अब पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया नहीं किया, सरकार चलेगी उनकी। तो आप बताइए आपने साल भर में क्या किया उसके बाद? अब वो वक्त आ गया है। आपका देखिए, हत्याकांड हो गया, बहुत भयंकर आक्रोश लोगों के अंदर। जिस प्रकार का हत्याकांड हुआ है, वो भी मेरे ख्याल से पहली बार सुनने में आया है कि इस प्रकार से आप जेसीबी के माध्यम से आप
गड्ढा खोद के आपने लाश को खुद कर दिया। पहली बार, ये भी इकबाल का सवाल है। सरकार का इकबाल खत्म होता है तो लोगों का भय खत्म हो जाता है। भय खत्म होता है तो फिर लोग कानून को हाथ में लेते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर यही हालत बने हुए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर हालात यही हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक मौका मिला मुख्यमंत्री जी को, पहली बार एमएलए बन के आप सीएम बन गए। ये बहुत बड़ा फैसला था इनका, बीजेपी का। अब पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया आपने, बताइए आप। इससे अच्छा होता है कि वसुंधरा जी जो है, जब राजनाथ जी ने पर्ची दी, कई लोग कहते हैं ना वो पर्ची वसुंधरा जी ने उनको बजाय भंडारी नाम देखा, वो चाहती थी कि मैं कुछ भावना कन्वे करूं राजनाथ सिंह जी को। राजनाथ सिंह उनके देखा ही नहीं उनकी तरफ। आप सोच सकते हैं कि क्या रिएक्शन रहा होगा वहाँ मीटिंग के अंदर। अब बन गए वो तो एक, उनको मौका इतना बड़ा मिला है, उनको चाहिए पक्ष विपक्ष को साथ ले, विपक्ष की आलोचनाओं को सहन करे, उनके सुझाव को स्वीकार करे या खंडन करे, पर अच्छी सरकार बनाए, अच्छा शासन दे। मेरा मेडिकल का क्या काम रुके, काम कौन सा शुरू हो गया बताइए। अधिकांश हमारी स्कीमों को रोक रहे हैं या ये कमजोर कर रहे हैं, मैं कह सकता हूँ। मैं आऊँगा जोधपुर वापस, आएंगे हम लोग यहाँ पे। मैंने कहा है अध्यक्ष जी को, नरेश जी को और सलीम जी को, आप पूरी जो हमारी योजनाएं यहाँ पर जो हमने दी है, सैंक्शन निकाल दी थी, कौन कौन योजना रुक गई है, कहाँ अटक गई है, लेकर को तैयार करे। हम आएंगे, हम जाके देखेंगे भी कहाँ क्या काम रुका पड़ा है, आप सबको साथ ले जाएंगे। उसके बाद में हम फिर से बात करेंगे कि वास्तव में क्या स्थिति है। हम छोड़ने वाला नहीं है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अल्प प्रवास पर गुरुवार को जोधपुर आए। इस दौरान वह शहर जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में शिरकत की। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान अशोक गहलोत ने कार्यकर्ताओं के साथ कुछ समय बिताया और विभिन्न राजनीतिक व संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। अशोक गहलोत ने कार्यकर्ताओं से विभिन्न विषयों पर फीडबैक भी लिया। इस अवसर पर कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष दक्षिण नरेश जोशी, महापौर उत्तर कुंती परिहार, पूर्व मंत्री राजेंद्र सोलंकी, पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोधपुर प्रवास के दौरान गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मित्र ठेकेदार केशु सिंह गहलोत के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने नागौरी गेट स्थित उनके निवास स्थान पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केशु सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों को ढांढस बंधाई। उसके बाद अशोक गहलोत कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष उत्तर सलीम खान को हुए मातृ शोक के चलते उनसे भी मिलने पहुंचे। अशोक गहलोत ने सलीम खान की स्वर्गीय माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिजनों को ढांढस बंधाई। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री व जोधपुर जिले के प्रभारी मदन दिलावर का पीपाड़ सिटी में कबीर आश्रम के लोकार्पण के अवसर पर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में कलश धारण किए हुए महिलाओं ने मंगलचारण करते हुए मंत्री दिलावर का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री दिलावर ने कहा, कबीर आश्रम जैसे पवित्र स्थान पर आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह आश्रम न केवल कबीर जी के विचारों को बढ़ावा देगा बल्कि समाज में भाईचारे और आपसी सौहार्द को भी प्रोत्साहित करेगा। मंत्री दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और पंचायत के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है और कबीर आश्रम के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की ओर से एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के बाद कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारी आक्रोशित है। प्रदेश भर में कार्रवाई करने को लेकर इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में जोधपुर में भी गुरुवार को आरएस अधिकारियों व कर्मचारियों ने पेन डाउन हड़ताल शुरू की। शहर में आज अधिकांश विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने पेन डाउन हड़ताल कर कार्य का बहिष्कार करते हुए नरेश मीणा पर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। विधानसभा के समर्था गांव में चुनाव ड्यूटी के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने चुनाव नियमों का उल्लंघन करते हुए मौके पर मौजूद एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद यह विरोध शुरू हुआ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, भर्त्सना योग्य है, जिसकी भर्त्सना हमारे राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के संगठन ने भी करी है और राज्य सरकार के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों के संगठन है, उन्होंने भी इस घटना की निंदा की है और जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई की मांग की है, उनकी गिरफ्तारी की मांग की है
और चूँकि चुनाव का समय था और जो हमारा साथी अधिकारी आरएस ऑफिसर एरिया मजिस्ट्रेट की ड्यूटी पर चुनाव के कर्तव्य पर आरूढ़ था और बूथ के ऊपर, बूथ के परिसर में जहाँ 200 मीटर के अंदर लोगों के आने की बंदिशें रहती है, सिवाय जो ड्यूटी पर तैनात है या वोट डालने के लिए आते हैं वही लोग आ सकते हैं। ऐसे संवेदनशील परिसर में आकर के और हाथापाई कर देना, कानून को हाथ में ले लेना बहुत ही शर्मनाक घटना। इसलिए हमारे संगठन ने, तमाम अधिकारी कर्मचारी गणों ने राज्य सरकार से ये मांग की है कि इस संबंध में पुख्ता कानूनी कार्रवाई हो ताकि अधिकारियों का, कर्मचारियों का मनोबल बना रहे और वो निर्भीक होकर के अपने कर्तव्य का निर्वहन करता रहे। हमारे यहाँ जोधपुर जिले में भी हमने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय के नेतृत्व में आरएस अधिकारियों ने आदरणीय संभागीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, इस संबंध में कार्रवाई की मांग करते हुए। और आज सभी लोग हमारे संगठन के निर्देश पर पेन डाउन पर हैं और अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। संसदीय कार्य, विधि व विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने देवली उनियारा में उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना पर कहा कि जिसने भी कानून को अपने हाथ में लिया है उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। यह बात उन्होंने आज जोधपुर में एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम को सभ्य समाज में सहा नहीं जा सकता है। किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा बूथ में घुसना और अधिकारी से मारपीट करना किसी तरह से न्यायोचित नहीं है। उन्होंने देवली और उनियारा की जनता को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। पटेल ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, दोषी कितना ही बड़ा क्यों ना हो वह कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता है। जोधपुर में अनीता चौधरी हत्याकांड पर मंत्री पटेल ने कहा कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। इस घटनाक्रम को किसी भी रूप में एक सभ्य समाज में सही नहीं कहा जा सकता। विशेषकर जनप्रतिनिधि के ओर से बूथ के अंदर घुसना, एक अधिकारी पर थप्पड़ मारना या उस पर अटैक करना या अव्यवस्था फैलाना, कानून को भंग करना, ये किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं है। और मेरा देवली उनियारा और आसपास के समस्त गांवों वालों से मेरी विनम्र अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। कानून अपना काम कर रहा है और दोषी भले कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो जाए, वो कानून की गिरफ्त से कभी नहीं बच सकता। कानून के हाथ लंबे हैं। जिसने भी जो भी जिस परिस्थिति में भी अपराध किया है या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। यशस्वी बंदेलाल जी की सरकार है और किसी को अव्यवस्था फैलाने को, कानून को हाथ करने को या अपनी मनमर्जी से करने का अधिकार नहीं है। अगर अपनी कोई ग्रीवेंस है, अपनी कोई शिकायत है, तो निष्पक्षता से जिस उस स्थान पर रखनी है उस स्थान पर रख सकता है। और अपनी ग्रीवेंस है तो न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, आप मीडिया भाइयों के सामने दरवाजे खुले हैं, अपनी ग्रीवेंस कहीं भी रख सकते हो। लेकिन कानून में हाथ में लेना किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन शांति व्यवस्था भी बनाए रखेंगे और अपराधियों को उनके गुनाह के मुताबिक दंड भी दिलाएंगे। पूर्ण रूप से पारदर्शिता से, निष्पक्षता से जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। आपको नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन फेलियर होगा? जिस तरीके से कल दोपहर की घटना थी, रात तक ये इंतजार करना और उसके बाद ये घटनाक्रम होना, इस पे अनीता चौधरी हत्या प्रकरण, देखिए, जहाँ तक जोधपुर की दुर्घटनापूर्ण घटना है उसमें पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया है, उसे पूछताछ की है। जहाँ तक वहाँ का इलेक्शन के दौरान की घटना है, उसने अंदर घुस कर के प्रयास किए हैं और उसको सज़ा भी मिलेंगे। देरी से पकड़ना या प्राथमिकता के साथ मतदान करवाना, ये स्ट्रेटेजी होती है। पहली प्राथमिकता की शांतिपूर्ण मतदान पूर्ण हो जावे और अपराधी कहीं नहीं बच सकता, वो तो कहीं भी कहीं गिरफ्त में आ ही जाएगा। इसलिए शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। मैं सभी 7 विधानसभा के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और शांतिपूर्ण मतदान किया। मैं यशस्वी बंदेलाल जी की सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि 1-2 छुटपुट घटनाओं को छोड़कर पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। धन्यवाद। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देवली उनियारा में उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के उपखंड अधिकारी को थप्पड़ मारने को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि यह घटना पूरी तरह से सिस्टम का फेलियर है। अगर सिस्टम सजग होता तो यह नहीं होता। सर्किट हाउस में गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए भाटी ने कहा कि वो इस पूरी घटना की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ना आसान काम नहीं है, मजबूत लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आने वाले समय में ऐसे लोगों का भविष्य सुनहरा होगा। रविंद्र सिंह भाटी ने उनके विरुद्ध उदयपुर न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट पर हाई कोर्ट की रोक पर कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। तो मैं पहले भी कहे तो कि मना न्याय व्यवस्था माते पूरो भरोसो है। जदे कदे भी कोई एड़ो मुद्दो आयो के प्रकरण आयो जदे जनता री आवाज ना दबावनो प्रयास हुआ उही जगह वहां मजबूती मीना विरोध दर्ज करायो। तो ए भी जो प्रकरण हतो एक धरना प्रदर्शन रो हतो। ईर मीना केतन केत एक साजिश रा रूप रे मीना ये प्रयास करियो आवाज ना दबावनो। पर मैं पहले भी कहो कि मना न्याय व्यवस्था माते पूरो भरोसो, न्याय व्यवस्था मना न्याय दियो। अच्छा, देवली उनियारा में एक घटनाक्रम हुआ है, कई गाड़ियों को आगजनी के हवाले कर दिया गया, उसे आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते? देखो साहब, देवली और उनियारा रे मीना जो राते जो घटना घटी वाकई वी कड़े शब्द निंदा करा है। फेल्योर है सिस्टम रो जिक्र कारण इतो मोटो हादसो हुआ है। अब आर तक कोई स्पष्ट आंकड़ा तो आगे को नहीं आया है, पर मना लागे कि केतन केत इमेच्योर डिसीजंस जो लिया गया उरे कारण एडी घटना घटित हुई। अगर सिस्टम चाहतो तो समय रहते भी ये चीज़ा ना रोक सकते, पर केतन केत सिस्टम भी साजिश तौर माथे एडी घटना ना होने देनी, ये मूवमेंट ने तो बढ़न दियो और उर बाद रे मीना अनैतिक ढंग रे मीना जबरदस्ती तरीके मीना ये चीज़ा होने देनी। मैंने लगे कि सिस्टम रो पूरे तरीके में फेल्योर है। किस तरीके से देखते हैं? देखो साहब, संघर्ष करने वाला ना मैं सलाम करा और इंडिपेंडेंट लड़न वास्ता जितना भी भाई था वो सब ना शुभकामनाएं दिया। देखो साहब, निर्दलीय लड़न वास्ते जोर चाहिए और जो लोग जन भावना बेड़ा निर्दलीय लड़या है वो वाकई मजबूत लोग हैं। आने वाले समय में मीना उमर भविष्य सुनहरा। राजस्थान हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग के निर्माण में कई दरारें दिखने लगी है। करीब 220 करोड़ की लागत से बनी इस बिल्डिंग में पिछले 2 साल से लगातार हादसे हो रहे हैं। कभी चैम्बर की छत गिरना, दीवारों और पिलर में दरार, सरियों का फूलना सहित फायर सेफ्टी सिस्टम की खामी देखने को मिल रही है। हादसों को गंभीरता से लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के कोर्ट ऑफिसर शरद जोशी ने कुड़ी बख्तासनी पुलिस थाने में निर्माण कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया कि झालामंड में हाईकोर्ट का नया भवन बनाने का ठेका RSRDC लिमिटेड कंपनी को दिया गया था। कंपनी ने 2008 में निर्माण कार्य शुरू किया था, जिसे बनाने में करीब 11 साल लगे। इस भवन का निर्माण खर्चा 220 करोड़ रुपए आया था। कंपनी ने 2019 में बिल्डिंग को कोर्ट के हवाले कर दिया था। इसके रखरखाव की जिम्मेदारी कंपनी ने स्वयं ली थी, जिस पर प्रतिवर्ष 2.20 करोड़ रुपए लागत आ रही है। जोशी ने बताया कि हाईकोर्ट का कब्जा लेने के बाद इसके निर्माण में लगातार खामियां सामने आ रही है। कोर्ट ऑफिसर का आरोप है कि बिल्डिंग बनाने में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। मुकदमा हाईकोर्ट शहर के ऑफिसर हैं अपने शरद जोशी जी, उन्होंने रिपोर्ट दी है। उन्होंने बताया कि एक कंपनी है जो इसका ठेका लिया था बिल्डिंग का, RSRDC, इसने ठेका लिया था इस बिल्डिंग को बनाने का हाईकोर्ट के। तो इनका ये आरोप है कि भाई इसमें जो मटेरियल काम में लिया वो सही काम में नहीं लिया। इसकी वजह से छतों में से चूना पड़ना, दीवारों में से पानी रसना, इस बात को लेकर इन्होंने FIR दर्ज करवाई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर सरकारी व निजी स्कूलों में बाल दिवस मनाया गया। इस दौरान फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, बाल मेला सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल जालोरी गेट में बाल मेले का आयोजन किया गया। बाल मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिताएं व बच्चों द्वारा स्टॉल लगाई गई। वहीं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय लाल मैदान महामंदिर में बाल वाटिका के बच्चों द्वारा पंडित नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बाल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बाल वाटिका के बच्चों ने फैंसी ड्रेस और सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी। I am from 11th class. क्या कर रहे हैं अपन बेटा आज, और आज क्या फंक्शन है और आज आपने क्या आज चिल्ड्रंस डे है और मैंने चने की चाट की स्टॉल लगाई है। मैं बल्लाराम चौधरी, महात्मा गांधी स्कूल जालोर गेट जोधपुर से। आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में हमने काफ़ी अट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह जूनियर क्लासेस के लिए गेम्स, स्पून दौड़ वगैरह, और इसके बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुए और काफ़ी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें बच्चों के साथ में अभिभावक और उनके जो पेरेंट्स वगैरह भी थे वो भी
फैंसी ड्रेस के साथ में बच्चों के जो कार्यक्रम है उनके प्रेजेंटेशन में हिस्सा बने। उसके बाद में हमारा सबसे मोस्ट जो अट्रैक्टिव एक इवेंट था वो था बाल मेले का आयोजन, जिसके अंदर बच्चे खुद अपने स्तर पर घर से सामान लाकर स्टॉल का आयोजन किया और जिसमें बच्चे खुद वो स्टॉल एज ए बिजनेस के रूप में जैसे कि मार्केट में होता है वैसे सामान लेकर आ रहे हैं, खुद बना रहे हैं, खुद सेल कर रहे हैं और एक यूनिट के रूप में कर रहे हैं। उसमें बच्चे ही बनाने वाले, बच्चे ही सेल करने वाले और जो बाकी स्टूडेंट जिनमें भाग नहीं ले रहे हैं वो सारे बच्चे मिलके उनके एज ए कस्टमर के रूप में मेले का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 1000 से अधिक बच्चे और उनके अभिभावक जो उस मेले का हिस्सा बने। जोधपुर मानव सेवा ट्रस्ट की पहल पर एमडीएम अस्पताल में रेनोवेट किए गए कार्डियक वार्ड का गुरुवार को लोकार्पण किया गया। सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शहर विधायक अतुल बंसाली, जोधपुर मानव सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष घनश्याम ओझा, ट्रस्ट कोषाध्यक्ष श्याम बाहेती व भामाशाह परिवार के सदस्यों ने वार्ड का लोकार्पण किया। घनश्याम ओझा ने बताया कि शहर की मेडिकल सुविधाओं के विस्तार के लिए ट्रस्ट लगातार कार्य कर रहा है और पिछले 1 साल में एमडीएम अस्पताल के 4 वार्ड के रेनोवेशन का कार्य पूरा किया जा चुका है। ट्रस्ट ने इससे पूर्व ऑर्थोपेडिक ई वार्ड, ऑर्थोपेडिक एफ वार्ड, सर्जिकल वार्ड का रेनोवेशन किया था और अब कार्डियक वार्ड का रेनोवेशन कार्य पूरा किया गया है। उन्होंने बताया कि राजलक्ष्मी स्टील ग्रुप की ओर से स्वर्गीय शांति देवी मांगीलाल जीरावाला की स्मृति में इस वार्ड का रेनोवेशन करवाया गया। भामाशाह परिवार के प्रकाश जीरावाला ने बताया कि कार्डियक विभाग के मेल व फीमेल वार्ड को करीब 20 लाख रुपए की लागत से रेनोवेट किया गया है। वार्ड में पलंग, फर्नीचर, डॉक्टर ड्यूटी रूम के साथ ही पूरे वार्ड को मरीजों की सुविधा के लिए एयर कंडीशनर बनाया गया है। मानव सेवा ट्रस्ट ने आज इस कार्डियक वार्ड का मेल और फीमेल दोनों वार्डों का पुनर्निर्माण करके इसमें एसी, बेड और सब लगा के इसको वापस तैयार किया है और इसका रख रखाव भी मानव सेवा ट्रस्ट ने ही किया है। 15 साल पहले भी इस वार्ड का निर्माण हमारे परिवार द्वारा किया गया था और वापस इसका 15 साल बाद में अभी वापस इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। इसमें सब एसी, बेड कवर, सब टोटली बाथरूम, डॉक्टर्स रूम सब वो अभी नए बनाए हैं। ये हमारे मुंदड़ा जी इस मामले में बहुत अपना पूर्णकालिक समय देते हैं और तन मन धन से लगे हुए हैं। पैसे की कोई इनके पास कोई कमी नहीं है, तो बस हमारी भी पैसे जो लगाने वाले इनकी भी यही इच्छा रहती है कि इसका मेंटेनेंस प्रॉपर हो, बस यही। कोई प्रोजेक्ट यहाँ जो हॉस्पिटल में जो भी कोई रिक्वायरमेंट निकलती है तो उस पर हम काम करने को तैयार है और रेगुलर कई सालों से कर रहे हैं। सामने अपनी एक भोजनशाला भी चल रही है जिसमें 10 रुपये में भोजन दिया जाता है। पेशेंट के लिए टिफिन की व्यवस्था भी है। आदि ऐसी कई व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पे चल रही है। 25वां जोधपुर पोलो सीजन 2024 जोधपुर पोलो व इक्वेस्टेरियन इंस्टीट्यूट जोधपुर के तत्वावधान में 27 नवंबर से 30 दिसंबर तक महाराजा अगस्त सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो मैदान में आयोजित किया जाएगा। जोधपुर पोलो व इक्वेस्टेरियन इंस्टीट्यूट जोधपुर के मानद सचिव इंद्रजीत सिंह नाथावत ने बताया कि 25वां पोलो सीजन 2024 में 5 टूर्नामेंट व 7 एक दिवसीय प्रदर्शन मैच खेले जाएंगे। इसमें बुधवार 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक लो गोल टूर्नामेंट, 3 से 7 दिसंबर तक उमेद भवन पैलेस कप 4 गोल, एचएच महाराजा ऑफ जोधपुर कप 8 गोल, 11 से 16 दिसंबर राजपुताना व सेंट्रल इंडिया कप 8 गोल, 17 से 22 दिसंबर व 24 से 30 दिसंबर के मध्य महाराजा ऑफ जोधपुर गोल्डन जुबली कप 8 गोल होगा। सीजन के 7 प्रदर्शन मैच खेले जाएंगे। लेडीज इंटरनेशनल पोलो कप का प्रदर्शन मैच भी खेला जाएगा। पोलो सीजन के दौरान लंबी दूरी के शॉट का कंपटीशन भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी भाग लेंगे। 25वां जोधपुर पोलो सीज़न है जिसके अंदर 5 टूर्नामेंट और 7 एग्जीबिशन मैचेस खेले जाएंगे, जिसके अंदर एक इंटरनेशनल लेडीज़ पोलो मैच भी आयोजित कराया जाएगा। इसके अंदर देश और विदेश के प्लेयर्स खेलने आएंगे। अपने जोधपुर के लोकल प्लेयर्स एंड ऑल ओवर इंडिया के प्लेयर्स, उनके साथ साथ साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, इंग्लैंड से भी प्लेयर्स खेलने के लिए आएंगे। इसमें मेन जो है वो 27 नवंबर से इवेंट शुरू हो जाएगा। 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक लो गोल्स खेले जाएंगे, जिसमें यंग पोलो प्लेयर्स जो अभी शुरुआत कर रहे हैं उनको मौका दिया जाएगा। 2 तारीख तक वो इवेंट है
उसके बाद 2 से लेके और 7 तक उमेद भवन पोलो कप खेला जाएगा। उसके बाद 8 और 9 को एग्जीबिशन मैचेस हैं। 11 से इंडियन पोलो एसोसिएशन के टूर्नामेंट्स हैं जो कि खेला जाएगा। एच महाराजा और जोधपुर, एच महाराजा और गोल्डन जुबली कप, ये खेले जाएंगे। महाराजा हनुमंत सिंह मेमोरियल राइड 40 किलोमीटर अश्व दौड़ प्रतियोगिता सरगांव में 22 नवंबर को सुबह 6 बजे आयोजित की जाएगी। यह एंड्योरेंस राइड इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में जोधपुर पोलो एंड इक्वेस्ट्रियन इंस्टीट्यूट व अखिल भारतीय मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी द्वारा आयोजित कराई जाएगी। यह एंड्योरेंस राइडर सर व भादु सरहद से वापस सर तक जाएगी। जोधपुर पोलो एंड इक्वेस्ट्रियन इंस्टीट्यूट व अखिल भारतीय मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी के मानद सचिव इंद्रजीत सिंह नथावत ने बताया कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष फिर से यह प्रतियोगिता संचालन करने का मौका प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि मारवाड़ी घोड़ों की नस्ल में भी लंबी दूरी तक जाने की क्षमता है। उन्होंने बताया कि दौड़ में भाग लेने वाले घोड़ों का पशु चिकित्सकों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। एच महाराजा हनुमंत सिंह मेमोरियल राइड जो है वो 40 किलोमीटर की राइड हो रही है। सर गांव से शुरू होगी और भांडू की सरहद तक जाएगी, भांडू गांव की सरहद तक, फिर वापस सर गांव पे ख़त्म होगी। ये 40 किलोमीटर की रेस है, घोड़ों की रेस है, जो इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंडर आयोजित की जा रही है। इसके अंदर पिछले साल हमने ये नारवा इंद्रोका में आयोजित की थी, जिसमें करीब 65 राइडर्स ने भाग लिया था। इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 70 to 80 राइडर्स, जिसके अंदर 61st कैवलरी इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, काफ़ी राइडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से लोग भाग लेंगे और कई इंडिविजुअल्स हैं जो इसके अंदर भाग लेंगे। ये 40 किलोमीटर्स नेशनल क्वालिफायर है, जो कि आगे जाके जो बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे वो आगे जाके कोई भी EFI का इवेंट जो होगा उसमें भाग ले पाएंगे। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी गुरुवार को रातानाडा शिव रोड स्थित श्री सिद्ध नागेश्वर महादेव मंदिर में क्षेत्रवासियों और भक्तों के सहयोग से मंदिर सेविका ललिता जोशी के सानिध्य में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। व्यवस्थापक निकिता जोशी व शिवानी जोशी ने बताया कि इस दौरान 251 व्यंजन की मनोरम झांकी सजाई गई और संकीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। आयोजन में वार्ड पार्षद ललित गहलोत सहित मंदिर महिला मंडल, क्षेत्रवासियों और अनेक श्रद्धालुओं का सहयोग रहा। कार्तिक मास पूर्णिमा को आयोजन है भगवान शंकर के यहाँ गोवर्धन गिरिराज जी का भोग लगेगा। अन्नकूट महोत्सव मना रहे हैं और सभी भक्तगण ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे। भजन कीर्तन का आयोजन 12 बजे से 10 बजे रात्रि तक खुला रहेगा। मंदिर का पट भगवान का तो भोग लगेगा। प्रसाद एक बटेगी 16 मेंबर को और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे। और प्रसाद किसी के घर नहीं पहुंचाया जाएगा, सबको मंदिर में ही प्रसाद वितरण होगा। मंदिर से प्रसाद उपलब्ध कराएंगे। विप्लेश्वर महादेव की। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को अल्प प्रवास पर जोधपुर आए। गहलोत ने राज्य सरकार को बताया पर्ची वाली सरकार। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम। अशोक गहलोत ने कार्यक्रम में की शिरकत। शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने किया कबीर आश्रम का लोकार्पण। मंत्री दिलावर का हुआ भव्य स्वागत। उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने के विरोध में आरएस अधिकारियों व कर्मचारियों ने की पेन डाउन हड़ताल। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।